आज इंडिया इकोनॉमिकली वर्ल्ड लीडर बन चुका है। यूएस, यूके, रसिया और जापान जैसी पावरफुल और एजुकेटेड कंट्रीज भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करके इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहती है। और इंडिया की इस सक्सेसफुल लीडरशिप के पीछे एक बड़ा हाथ है यूपीआई का। फॉर्च्यून मैगजीन यूपीआई को इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद हुई सबसे बड़ी क्रांति कहता है। आज यूपीआई वो टेक्नोलॉजी है जिससे अमेरिका पूरी तरह डरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है यूपीआई, कैसे ये काम करता है और क्यों दुनिया की बहुत सी कंट्रीज इसे अपनी कंट्री में ऐड करना चाहती है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार और आज पूरी दुनिया की टोटल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस में से करीब 40% ट्रांजैक्शंस अकेले इंडिया में ही होते हैं। आज भारत दुनिया का लार्जेस्ट रियल टाइम डिजिटल पेमेंट मार्केट बन चुका है। यहाँ एक दिन में यूपीआई से 22 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है और एक महीने में 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूपीआई की शुरुआत कब हुई और क्यों यूपीआई की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले इंडिया में बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए साल 1990 में आरबीआई लेकर के आया ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसमें बल्क में पेमेंट होती थी सैलरी और पेंशन वगैरह की। अब ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये टेक्नोलॉजी उस टाइम के हिसाब से तो ठीक थी लेकिन उतनी एडवांस नहीं थी। इसीलिए साल 2004 में आरबीआई लेकर के आया आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब ये उन लोगों के लिए था जिन्हें 2 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करना हो। लेकिन इसके बाद आरबीआई को ये बहुत जल्दी रियलाइज हुआ कि 2 लाख से भी कम ट्रांजैक्शन वालों के लिए कोई पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। और साल 2005 में ही आरबीआई लेकर के आया एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। अब इस पेमेंट सिस्टम में आरबीआई ने कहा कि कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना पैसा ट्रांसफर करना है, चाहे 1 रुपया भी हो, आपको ट्रांसफर करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन इतने छोटे छोटे ट्रांजेक्शन रियल टाइम में करने पर ज्यादा कॉस्टिंग आती है। इसीलिए आरबीआई ने एक रूल निकाला कि जो भी बैंक है वो बेचेज में ट्रांजेक्शन करेंगे। मतलब कि 30 मिनट तक वेट होगा। जितनी भी 30 मिनट में एनईएफटी फंड ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वेस्ट आती है बैंक के पास, उन सबको एक साथ ग्रुप में वेरीफाई करके ट्रांसफर करना होगा। पहले ये 1 आवर था लेकिन आजकल ये 30 मिनट में ट्रांसफर हो जाता है। और इसीलिए अगर आपने एनईएफटी ट्रांजैक्शन किया हो तो ये एक्सपीरियंस किया होगा कि 30 मिनट बाद पैसा पहुंचता है अकाउंट में, चाहे एनईएफटी हो या आरटीजीएस। पहले ये सब बैंक के वर्किंग आवर्स में ही ट्रांजेक्शन करते थे क्योंकि सिस्टम पर उतना भरोसा नहीं था। अगर कोई इश्यू आता है तो वो बैंकिंग आवर्स में रिसोल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव आया उस हिसाब से टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट बढ़ता गया और ये 24 घंटे ट्रांसफर होने लगा। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी ये पेमेंट सिस्टम उतना हैंडी नहीं था लोगों के लिए। गवर्नमेंट को इस बात का पता था कि अगर लोगों को और जोड़ना है डिजिटल पेमेंट सिस्टम से तो इसको और आसान करना होगा। तो साल 2008 में आरबीआई ने एक नॉन प्रॉफिट कंपनी की तरह बनाया एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 10 बैंकों से मिलकर एक एसोसिएशन बनाया गया। अब यही एनपीसीआई साल 2010 में लेकर के आई आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस के आने से अब आप अपने मोबाइल से बटन दबाकर बिना वेट के तुरंत पैसा ट्रांसफर कर सकते थे। इसमें 2 लाख से कम और इमीडिएट पैसे ट्रांसफर करने का ऑप्शन खुल गया था। आईएमपीएस को यूज करने के लिए आपके मोबाइल फोन और एमएमआईडी की जरूरत होती थी। आईएमपीएस के पेमेंट सिस्टम में आपके मोबाइल में जो सिम होता है उसके बेस पर आपका वेरिफिकेशन किया जाता है और सिम वो होना चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक हो। तभी आपने देखा होगा कि अगर आप अपने मोबाइल में कोई ऐसा सिम डालते हो जो बैंक से लिंक नहीं हो तो आपके मोबाइल में बैंकिंग एप्स नहीं चलते। अब देखिए, अगर आपको 2 लाख से ज्यादा पेमेंट तुरंत ट्रांसफर करनी हो तो आरटीजीएस है, उससे कम करनी हो और 30 मिनट का वेट कर सकते हो तो एनईएफटी है, और अगर 2 लाख से ज्यादा पेमेंट तुरंत करनी हो और हाथों हाथ मोबाइल से करनी हो तो आईएमपीएस है। लेकिन अभी भी लोगों के पास डायरेक्ट मर्चेंट से सामान खरीदने का या किसी भी ब्रोकरेज को डायरेक्ट पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं था। इनफैक्ट पैसा नेट बैंकिंग से भी ट्रांसफर करना हो तो मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ओटीपी का वेट करना होता है, नेट बैंकिंग डिटेल्स फिल करनी पड़ती है और इसे चलाना भी थोड़ा मुश्किल होता था, जिस कारण ये टेक्नोलॉजी हर व्यक्ति के लिए इतनी यूजफुल नहीं बन पाई। और फिर साल 2016 में इन सारी चीजों का सॉल्यूशन एनपीसीआई लेकर के आया, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई को रघुराम रंजन और दिलीप आसबे लेकर के आए थे। यूपीआई आईएमपीएस का ही एडवांस वर्जन है। जिस आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी पर आईएमपीएस काम करता है, यूपीआई भी उसी पे काम करता है। बस यूपीआई ने क्या किया कि पैसा ट्रांसफर करने के लिए जो आईएफएससी कोड, अकाउंट वगैरह जो शेयर करने पड़ते थे, उनकी जगह पे एक वीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप अपनी बिना कोई डिटेल शेयर करे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से लेन देन कर सकते हैं, जिसको हम यूपीआई आईडी बोलते हैं। यूपीआई क्यूआर बेस्ड सिस्टम है जो फंड तो ट्रांसफर करता ही है, साथ में ये मर्चेंट पेमेंट सिस्टम भी है। अब यहाँ पर पहले ये समझ लेते हैं कि यूपीआई के थ्रू काम कैसे होता है। ये समझना इम्पोर्टेंट है उसके बेनिफिट्स समझने के लिए। नंबर 1, सबसे पहले तो सेंडर क्यूआर स्कैन करके पैसे भेजता है। नंबर 2, जिसके बाद उस
सेंडर का ऐप अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर पर इस पेमेंट को इंडिकेट करता है। इसके बाद नंबर 3 इस ट्रांजैक्शन डिटेल्स का कंफर्मेशन लेकर उस बैंक को कहता है कि सेंडर के अकाउंट से इतने इतने पैसे डिडक्ट कर दो। नंबर 4 फिर बैंक इस कंफर्मेशन को सेंडर के PSP पर वापस भेजती है और नंबर 5 कंफर्मेशन आते ही वो PSP रिसीवर के बैंक अकाउंट को वेरीफाई करके उसमें पैसे क्रेडिट या ऐड करने के लिए कह देता है और फिर उस बैंक से इस प्रोसेस की कंफर्मेशन आती है, जिसके बाद फाइनली इस ट्रांजैक्शन की कंफर्मेशन रिसीवर और सेंडर के UPI एप्स पर चली जाती है और ये सारी प्रोसेस सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट हो जाती है, जो कि आप एक्सपीरियंस करते होंगे अगर आप UPI यूज करते हो तो, जिसमें आप आसानी से सामान खरीद करके QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और आप एक UPI ID से आपके जितने भी बैंक अकाउंट है वो सारे लिंक कर सकते हैं। दुकानदार को पैसा दे सकते हैं, कहीं से भी पेमेंट ले सकते हो। बस आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें जो मोबाइल नंबर है वो सिम आपके मोबाइल में होनी चाहिए और साथ ही इसकी यूजेबिलिटी और यूजर फ्रेंडलीनेस इतनी ज्यादा इजी है कि किसी को भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए टेक्निकली एडवांस होना कोई जरूरी नहीं है। अब इन सब के बाद हमारे लिए खुशी की बात यह है कि आज इंडिया की टेक्नोलॉजी UPI अब इंडिया के बाहर ओमान, बहरीन, UAE, कतर, जापान और ऐसे ही 35 से 40 देशों में इंटर होने के बाद अब फाइनली इस गल्फ रीजन के मेजर प्लेयर सऊदी अरेबिया में भी इंटर हो चुकी है, जो कि इंडिया के लिए बड़ी ही प्राउड की बात है। अब जब लोग इन देशों से इंडिया में पैसे भेजेंगे तब हर साल इंडिया अपने करीब 8 से 10 बिलियन US$ बचाएगा। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगभग NRIs इन कंट्रीज में ही बसते हैं और UPI के आने से पहले इन NRIs के पास पैसे भेजने के लिए सिर्फ 2 ही तरीके हुआ करते थे। पहला तरीका क्लासिक कन्वर्जेशन बैंक मेथड, जिसमें वीजा, मास्टर कार्ड और वेस्टर्न यूनियन जैसी कार्ड कंपनीज के मीडिएटर की वजह से सऊदी और UAE के बैंक करीब 6% का तगड़ा फीस चार्ज किया करते थे। और दूसरा तरीका NRIs के पास था एजेंट्स, लेकिन उसमें भी कई एजेंट्स जैसे आपको पता ही होगा वो चार्ज लेते थे और लगभग ये चार्ज 10% है, यानी कि मतलब आप वहाँ पर एक साल भर में जितना भी कमाते हो उसमें से रफली आपको 1 महीने की सैलरी तो ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में ही भरना पड़ेगा। और बस इसी प्रोसेस के कारण होने वाले लॉसेस को रिकवर करने के लिए इंडिया ने सऊदी और 35 से भी ज्यादा कंट्रीज में UPI को इंट्रोड्यूस करके एक मास्टर मूव खेला है। UPI को लाकर हमने मेजरली 2 जगहों पर चेंजेस लाए हैं। पहला है चार्जेस, जहां पर कार्ड्स, बैंकिंग सिस्टम्स और एजेंट्स इतने ज्यादा चार्जेस लगा रहे थे, वहीं पर अब UPI से ट्रांजैक्शन करने पर फिक्स फीस प्लस अमाउंट का 2.04% पे करना होगा। अब यहां पर दूसरा है टाइम। बैंक्स और एजेंट्स ज्यादा पैसे तो ले ही लेते थे, लेकिन उन्हें टाइम भी उतना ही ज्यादा लगता था, लगभग 1 दिन से ज्यादा का समय। लेकिन अब UPI के आने से ये ट्रांजैक्शन कुछ ही मिनटों में पूरे भी हो जाएंगे और तो और इन सारे फैसिलिटीज के साथ कैश लिमिट भी 2 लाख तक रखी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि क्यों US गवर्नमेंट UPI के अगेंस्ट है, क्योंकि UPI जिस तरह वीजा और मास्टर कार्ड की मोनोपोली को चैलेंज करेगा वैसे वैसे वो ग्लोबल लेवल पर और ज्यादा तरीके से बेटर परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि वीजा, मास्टर कार्ड और वेस्टर्न यूनियन जैसी कार्ड कंपनीज ये एक तरीके से मीडिएटरी तो है। देखो क्या होता था कि अगर कोई 2 बैंकों के बीच ट्रांजैक्शन करना होता था तो डोनर बैंक को रिसीवर बैंक के कस्टमर के डिटेल्स वेरिफिकेशन करने पड़ते थे। अब अगर रिसीवर बैंक ने डिटेल्स शेयर कर दिए तो उस डोनर बैंक की मार्केटिंग टीम उस कस्टमर को अपनी ओर कर लेगी और बस इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन करने के लिए एस्टेब्लिश हुए वीजा, मास्टर कार्ड जैसी कार्ड कंपनीज। इन्होंने बैंक्स को कहा कि आप कस्टमर की डिटेल्स हमें शेयर करो और हम वेरीफाई करेंगे कि किस बैंक के किस कस्टमर से पैसे लेने हैं और किस बैंक के किस कस्टमर को पैसे देने हैं, और हम पूरे ट्रस्ट और लॉयल्टी के साथ मिडिल मैन बनकर सारे ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेंगे। अब ऐसे में जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने UPI को लॉन्च किया तो एक डिजिटल माध्यम से इन कंपनीज को डोमिनेट कर दिया। UPI की वजह से आज इंडिया ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस में एक बहुत ही बड़ा जंप मार लिया है, क्योंकि अब इन ट्रांजैक्शंस का ज्यादातर काम UPI के थ्रू होता है। तभी मास्टर कार्ड और वीजा UPI के शुरुआती दिनों से ही उसका भारी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कंपनी ही ग्लोबल लेवल पर इन ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट कर रहे थे। और तो और करेंटली रसिया और यूक्रेन वॉर के टाइम USA ने रसिया में अपने वीजा और मास्टर कार्ड की सर्विस को पूरी तरीके से बंद करवा दिया। तो अब यहाँ पर ये साफ दिखाई देता है कि क्या USA इन कंपनीज को वेपन्स की तरह इस्तेमाल करेगा और कभी भी दूसरी कंट्री की डिपेंडेंसी को अपने हिसाब से चाहे जैसे कंट्रोल कर सकेगा। तो इंडिया ने ये सब कुछ पहले ही समझ लिया कि USA के भरोसे पर पूरी तरीके से अपने बैंकिंग सिस्टम को पेश करना खतरे से खाली नहीं है, और इसीलिए सबसे पहले साल 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रुपए नाम के कार्ड को प्रमोट करना शुरू कर दिया। ये कार्ड आपने भी देखा होगा, कई बैंक्स भी इस कार्ड को अपने कस्टमर को यूज करने के लिए देती है, और ये कार्ड इसलिए
लिए जरूरी था, क्योंकि आपको पता होगा यूपीआई के शुरुआती दिनों में यूपीआई से जुड़े एप्स को यूज करने के लिए आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती थी। अब ऐसे में हर कोई वीजा या मास्टर कार्ड की हाईली फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए रुपए को काफी सस्ता और अफोर्डेबल कार्ड बनाया गया, जिससे कि यूपीआई और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाया है। और अब कई लोगों के लिए उनका मोबाइल ही उनका वॉलेट बन गया है। और सिर्फ इसी कारण गवर्नमेंट हर साल करीब 5700 करोड़ रुपए बचाती है, जो कि खराब नोटों को रिप्लेस करने में खर्च होते हैं। अब इसके विरोध में वीजा ने अपनी होम कंट्री यूएस में इंडिया के खिलाफ कंप्लेन भी कर दी है। उनका कहना है कि इंडिया में वहाँ की गवर्नमेंट अपने सिस्टम को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, सबको इक्वली सपोर्ट नहीं कर रही है। अब ये तो सीधी सी बात है कि जब यूपीआई ग्लोबल लेवल पर वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनीज को चैलेंज करेगा तो यूएस चुप थोड़ी ना बैठेगा। और हो सकता है कि इंडिया को यूएस के प्रेशर का सामना करना पड़े, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में यूपीआई के इंट्रोड्यूस होने से जितना फायदा लोगों का होगा उतना ही फायदा गवर्नमेंट का भी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।